नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित ब्रजवासी और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो आइए समझते हैं अम्ल, क्षार और लवण है क्या चीज। ठीक है, आइए देखो, आप अपनी पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि भोजन खट्टा होता है, लगता है कभी कभी खाने में, कड़वा लगता है कभी कभी खाने में। तो क्या है कि भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार, क्या अम्ल एवं क्षार के कारण ऐसा होता है। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, क्या होता है कि हम कई बार बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं जिसके कारण हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर अम्लता हो जाती है ना, एसिडिटी हो जाती है। तो जिसके लिए हमें क्या है, बहुत सारे क्या खिलाएं क्या पिलाएं जिससे कि इसकी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ठीक, तो वो जो एसिडिटी होती है, अम्लता होती है, वो किस कारण होती है भाई? वो होती है अम्ल या क्षार के कारण। तो क्षार तो इतना हमारे अंदर होगा नहीं, सबसे ज्यादा क्या होगा, अम्ल होगी, अम्लता होगी, राइट। तो आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि उसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, हम नींबू पानी पियेंगे, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन जो होता है उसको लेंगे, जिससे कि हमारे अंदर जो एसिडिटी बनी हुई है वो ठीक हो जाए। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, उपचार क्या है कि उपचार बताते समय आप किस धर्म गुण धर्म का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, है ना। आपको पता है ना, अगर कहीं अम्लता है तो वहां हम क्या करते हैं, क्षारीय विलयन को डालते हैं, या अम्ल में क्षार को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, उसका एक दूसरे का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देता है, राइट। आइए समझते हैं क्या करता है कि क्षार एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देता है, समाप्त कर देता है। आपने अवश्य ही इसकी जानकारी का उपयोग किया होगा। ठीक, आगे देखो क्या है। याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे जांच की है। कैसे पदार्थों की, खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच की है। ठीक, और आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है अम्लों का स्वाद, तथा यह नीले लिटमस को कैसे बदल देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, एवं यह लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इतना ध्यान रखोगे, जो क्षारक होते हैं कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, लिटमस क्या है, अब हम देखते हैं कि लिटमस है क्या चीज। भाई देखो, लिटमस यह एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक क्या है, ऐसा ही सूचक है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि क्या आपने ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग में बदल जाता है या पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, राइट, फिनोल्फथैलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपने लिटमस के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो लिटमस क्या है, देखो, लिटमस ये समुद्र में या जल में पाया जाने वाला एक क्या होता है, एक पौधा होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लाइकेन। लाइकेन से प्राप्त होता है हमें क्या, लिटमस। क्या प्राप्त होता है, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो लिटमस है वो क्या है, एक प्राकृतिक सूचकांक है या प्राकृतिक सूचक है। किसका, अम्ल या क्षार को बताने का एक सूचक है प्राकृतिक, जिसको इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं, राइट। आइए समझते हैं। देखो इधर देखिए, कह रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक है। क्या है, लिटमस का जो विलयन होता है वो बैंगनी रंग का एक रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, जो कि समुद्र में मिलता है या पानी के नीचे पाया जाता है। ठीक है, प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न हो, ना तो अम्लीय होता है लिटमस विलयन,
कैसा, ना तो अम्लीय होता है और ना ही होता है क्षारकीय। मतलब हम कहें तो जो लिटमस का जो विलयन होता है ना तो अपने अंदर अम्लता रखता है और ना ही क्षारकता रखता है, राइट। तब यह बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैंगनी रंग का। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल गोभी का पत्ता, ठीक है, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं कैरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां की सूचित या सूचना देती हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। ये जो मैंने बताया, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे फूलों की जो पत्तियां हैं वो किसका काम करती हैं, सूचक का काम करती हैं। ये बताती हैं कि जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है, राइट। आइए आगे समझते हैं। देखो प्रश्न है, प्रश्न का सेशन हम अलग से चलाएंगे, राइट। कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है, उनको समझते हैं, ठीक है। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो पहले हम क्रियाकलाप देखते हैं 2.1 को। क्या कह रहा है, कह रहा है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों के नमूने एकत्र करते हैं, ठीक है। जितने भी हमें चीजें बताई हैं ये प्रयोगशाला में हमको क्या करना है, सारी चीजें लेनी है और इनके नमूने हमको इकट्ठे करने हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से डालनी है या रखनी है। इसके अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उनकी जांच करनी है। क्या करना है, उनकी जांच करनी है निम्नलिखित सूचकों से। कौन कौन से सूचक, देखो सूचक ये हैं, कौन कौन से हैं, ये लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथैलेन एवं मेथिल ऑरेंज। इनको विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन आता है, ठीक है, देखते हैं। इनको क्या करते हैं, विलयन के साथ में ऐड करते हैं और फिर देखते हैं बारी बारी से कि इनमें किस किस तरीके के परिवर्तन आते हैं, राइट। आइए देखते हैं किस किस तरीके के परिवर्तन इसमें आ रहे हैं। देखो कह रहा है कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। जब उन इनको हम मिलाएंगे, इन सूचकांकों को क्या करेंगे, मिलाएंगे किसमें, विलयन में, जो हमारे पास में जो विलयन है जो हमने लिए थे अभी ऊपर, तो क्या होगा, हमको ये बताएंगे कि उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है और किस तरीके का हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो, जिसके कारण हमको मालूम चलेगा कि जो विलयन है वो अम्ल है या क्षारक है, राइट। तो कुछ ऐसे ही होते हैं, कैसे पदार्थ हो जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भी भिन्न होती है। कैसी होती है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भी अलग अलग हो जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, गंधीय सूचक। देखो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न मतलब अलग अलग हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं क्या है ये गंधीय सूचक। देखो एक्सरसाइज क्रियाकलाप 2.1 पे देखते हैं। कह रहा है कि बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक की थैली में लीजिए। बारीक कटी हुई प्याज लेनी है और क्या लेना है, तथा एक स्वच्छ कपड़ा लेना है। इनको क्या करना है, इनको एक प्लास्टिक के थैले में रखना है। थैले को कसकर बांध दीजिए। क्या करना है, हमको एक थैला लेना है, उसमें प्याज और एक कपड़ा रखना है साफ बिल्कुल, और उसको कस के बांध के रखना है। कैसे रखना है, कस के, तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। फिर उसको हम क्या रखेंगे, उसको फ्रिज में रख देना है पूरी रात के लिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है, ठीक है। हम उसकी क्या, उस कपड़े का जो यूज है अम्ल और क्षारक की जांच के लिए करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तंतु HCl विलयन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड विलयन क्या करना है हमको, कि कुछ बूंदें
एवं दूसरे पर क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन की कुछ बूंदें डालनी है। ठीक है, आगे क्या होता है, दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। फिर क्या करना है हमें, दोनों ही कपड़ों को जल से धोना है और फिर बाद में उसकी गंध को हमको सूंघ कर देखना है। ठीक है, तो यहाँ जो गंध है उनमें अलग अलग तरीके का मतलब गंध जो हम सूंघते हैं वो मिलेगी, मतलब इनमें भी समानता नहीं होगी, असमानता मिलेगी। राइट, आइए देखते हैं आगे। देखो कह रहा है कि आपने देखा क्या, अब थोड़ा तंतु वेनिला एवं लौंग लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। ठीक, दूसरा, एक परखनली में तंतु HCl विलयन एवं दूसरी में तंतु NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए, दोनों के तंतु को वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। ठीक है, हिलाने के बाद उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसको क्या करना, हमें दर्ज करना है, प्रैक्टिकल करके देखने लेंगे क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार तंतु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने परीक्षण को दर्ज कीजिए। आइए समझते हो इसमें पूरी प्रोसेस में होता क्या है। ठीक, देखो कह रहा है आपने परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप देखने होंगे, या कुछ और क्रियाकलापों को हम देखते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 2.1 का दूसरा पॉइंट, इसमें क्या है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया की जाती है, आइए देखते हैं। देखो कह रहा है कि एक परखनली में लगभग 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। एक परखनली लेनी है, उसमें क्या डालना है हमें, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और उसमें दानेदार जिंक डालनी है। राइट, दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखेंगे, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। अब उसमें से गैस निकलेगी, क्या होगा, गैस निकलेगी। हम सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करेंगे, दानेदार जिंक ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दानेदार जिंक ऐड करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से एक गैस निकलेगी। क्या निकलेगा, एक गैस। अब उस गैस को हमको क्या करना है, उस गैस को साबुन के विलयन में होके प्रवाहित करना है। क्या करना है, गैस को साबुन के एक विलयन में होकर हमको प्रवाहित करना है, मतलब निकालना है। ठीक है, आगे क्या है, साबुन के विलयन में से बुलबुले उठते हैं। तो क्यों उठते हैं, साबुन का विलयन है, उसमें से हम गैस को निकालेंगे जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक को ऐड करने पर निकली है। तो साबुन के विलयन में से क्या होगा, बुलबुले उठेंगे। क्या होगा, बुलबुले उठेंगे। ठीक, अब आप क्या परीक्षण करते हैं, देखो कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, NH3 एंड CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। मतलब हमें इन अम्लों के साथ भी हमें यही क्रियाकलाप करना है। तो प्रत्येक स्थिति में आपका परीक्षण समान है या भिन्न है ये देखना है, तो भिन्न ही रहेगा। राइट, देखते हैं। देखो ये जो मैंने अभी बताया था, कौन सा, दानेदार जिंक वाला है ना, ये उसका फिगर है कि इसमें क्या है, एक परखने ली है। ठीक, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला है और दानेदार जिंक मिलाया गया है। उस दानेदार जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने के बाद जो गैस निकली है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, साबुन के विलयन में से प्रवाहित किया है। किसमें से, साबुन के विलयन में से प्रवाहित। उस विलयन में से जब ये गैस को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, उसमें से साबुन के बुलबुले उठेंगे। क्या उठेंगे, साबुन के बुलबुले उठेंगे। अब उस साबुन के बुलबुले जो उठ रहे हैं उनको हमें क्या करना है, मोमबत्ती से उनको आग दिखानी है, मोमबत्ती जला करके उनके पास लेके आनी है। तो क्या होगा, फिर ये जो बुलबुले हैं वो फटफट की ध्वनि के साथ फटेंगे। ठीक, फटफट की ध्वनि के साथ फटेंगे। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि ये जो फटफट की ध्वनि है वो हाइड्रोजन गैस, क्या है, हाइड्रोजन गैस की वजह से हो रही है। और हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो
जलने के बाद फट रहे हैं, राइट। इतना आया समझ में आपको? क्योंकि ये जो साबुन के विलयन में से जो निकले हुए बुलबुले हैं वो क्या हैं, वो हाइड्रोजन से भरे हुए हैं। किससे? हाइड्रोजन गैस से भरे हुए हैं, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई क्रिया में अम्लों का नाम क्या है? लवण। क्या बोलेंगे उसको? लवण बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे? अम्ल था प्लस धातु थी तो क्या बनाया? लवण बना और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। लवण बना और हाइड्रोजन गैस बनी। सल्फ्यूरिक अम्ल था यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल। के कुछ टुकड़े थे तो इनको क्या हुआ, इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो हमको लवण प्राप्त हुआ और बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, ठीक है। अब कह रहा है कि आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, या हम करेंगे तो लिखेंगे, राइट। आइए आगे देखते हैं क्रियाकलाप 2.4 क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, राइट। उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। क्या करना? एक परखनली लेनी, उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डालने हैं, ठीक है, और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ये का घोल मिलाकर उसको हमको क्या करना है? गर्म करना है परखनली में, ठीक है। क्या करना है? गर्म करना है। होता है ना? हाँ जी, ये हमारी अभिक्रिया थी। अब हुआ क्या? आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है दोबारा से? हाइड्रोजन, राइट। किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, राइट। देखो आगे कह रहा है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं, राइट। इसको भी देखते हैं। देखो क्या है, ये कह रहा है लेना है और पर्सनली बी में हमको 0 लेना है, राइट। दोनों परखनलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाना है, ठीक। अब क्या होगा कि हम निरीक्षण क्या करेंगे। देखो कह रहा है कि चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, ठीक है, से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, ठीक है। हमने क्या लिया? एक परखनली ली। क्या ली? परखनली ली हमने, परखनली ए, ठीक है। उसमें हमने क्या मिलाया? परखनी ए में हमने मिलाया 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और परखनली बी में हमने मिलाया क्या? ये रही, ठीक है। परखनली बी में हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कितना? 0.5 ग्राम, ठीक है। अब दोनों परखनलियों में लगभग हमने क्या मिलाया? 2 ml HCl मिलाया। क्या मिलाया? 2 ml HCl, राइट। देखो फिर क्या हुआ, अभिक्रिया से समझते हैं, राइट। देखो परखनली ए में हमने क्या मिलाया? NaCO3, ठीक, मतलब सोडियम
कार्बोनेट प्लस HCl। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है भाई, NaCl मिल रहा है। क्या मिल रहा है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। और क्या मिल रहा है हमको, H2O जल मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिल रहा है, CO2 गैस मिल रही है। राइट, जब हम परखनली ए में क्या Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं और उसके साथ में क्या HCl, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको 2 ml HCl को हम मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जब हम 2 ml HCl को किसमें, सोडियम कार्बोनेट में मिलाएंगे तो हमको इसके विलयन से क्या प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा और हमको जल प्राप्त होगा और हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। राइट, वही हम परखनली बी को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें हमने क्या मिलाया, देखो इसमें हमने मिलाया ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl। ठीक है, तो इसको मिलाने से हमको क्या प्राप्त हुआ है, हमको प्राप्त हुआ है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक बोलते हैं। और क्या प्राप्त हो रहा है, H2O जल प्राप्त हो रहा है और हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है। तो क्या समझ में आया, ये समझ में आया हमारा कि अगर हम लेते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट और दोनों में समान मात्रा में, दोनों को हम क्या समान मात्रा में लेते हैं और उन दोनों में ही हम समान मात्रा में HCl मिलाते हैं। ठीक है, समान मात्रा में क्या मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं, तो हमको दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या, नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। आया बेटा समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, ठीक है, क्या करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्राप्त होगा। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल हमको प्राप्त होगा और इसका कैसा कलर होगा भाई, इसका कलर होगा सफेद, श्वेत। ठीक है, अगला है अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक, क्या अभिक्रिया होगी, अगर हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं या प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, देखो एक अभिक्रिया बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो हमको क्या मिलेगा, CaHCO3। क्या मिला हमें, CaHCO3। तो हमको मिला ये जल में विलयशील, क्या मिला, जल में घुलने योग्य चीज मिली। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमको मिला, सॉरी हाँ, हमको मिला बेटा CaHCO3 की होल स्क्वायर। ठीक, जो कि जल में कैसा है, विलयशील है, मतलब जल में घुल सकता है। कह रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। कैसे रूप हैं, विविध रूप हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। आया समझ में बेटा? देखो क्या कह रहा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण। ठीक है, बनाया था ना NaCl। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बना रहे थे। ठीक है, और क्या बनाते हैं, और जल H2O
बना रहे थे। ठीक, इतना आया समझ में। देखो, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, इसमें अगर हम मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, लवण। ठीक है, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें प्राप्त होती हैं कब, जब किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किसी अम्ल के साथ जैसे HCl के साथ में मिलाते हैं तब। राइट, आइए अगली अभिक्रिया को देखते हैं। देखो, इस क्रियाकलाप में क्या है, कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, है ना। अम्ल और क्षारक जो है वो किस तरीके से क्रिया करते हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक, इस क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। आइए देखते हैं। देखो, कह रहा है कि परख नली में लगभग क्या लेना हमको, NaOH का घोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनोल्फथैलीन विलयन डालिए। अब कह रहा है कि विलयन का रंग क्या है ना, क्या लेना है, 2 ml NaOH का घोल लेना है और उसमें 2 बूंद फिनोल्फथैलीन की विलयन की डालनी है। ठीक, कह रहा है कि विलयन का रंग कैसा है। ठीक, इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। अब इसमें क्या करना है, एक एक बूंद HCl मिलाना है। ठीक है, क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन लाती है। अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथैलीन का रंग क्यों बदल गया, है ना। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनोल्फथैलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया, आपके विचार से ऐसा क्यों है। ठीक है, देखो कैसा हुआ था, कह रहा है कि गुलाबी रंग का हो गया, मतलब पहले भी गुलाबी था। ठीक, जब हमने इसमें क्या मिलाया, हाँ HCl मिलाया कुछ बूंदें, तो इसके रंग में परिवर्तन आ गया था। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेरित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जहां अम्ल है वहां अगर हम क्षार को डालते हैं या जहां क्षार है वहां हम अम्ल को ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। राइट, तो यही यहाँ पे हुआ है। क्या कह रहा है, उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये NaOH एक्वेटिक फॉर्म में है प्लस HCl, तो क्या बना, NaCl बना प्लस H2O बना। ठीक, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बन गया और पानी बन गया। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल में और क्षार में अभिक्रिया हुई थी तो उसके जो रिजल्ट में हमको क्या मिला है, हमको लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो आपको लिखना है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या हो गया, ये हो गया NaOH, ठीक, और ये हो गया HCl, तो ये हो जाएगा अम्ल। क्या है, अम्ल। तो ये क्या है, क्षार, है ना, क्षार। इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हमको नमक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और हमको जल प्राप्त हो रहा है। ठीक, हमको हम लवण बोलते हैं तथा ये जल है ही। तो जल और नमक प्राप्त होता है कब, जब एक क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी क्षारक होगा कोई भी अम्ल होगा, राइट, तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ और भी क्षारक हो सकते हैं और यहाँ और भी अम्ल हो सकता है कोई दूसरा। राइट, आइए अगला क्रियाकलाप क्या कहता है,
देखो क्रियाकलाप कह रहा है कि एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। कैसा? कम मात्रा में कॉपर ऑक्साइड हमको लेना है एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। ठीक है, वो क्या लेना है? कॉपर ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है? कॉपर ऑक्साइड लेना है। ठीक है, और हमें उसमें क्या मिलाना है? धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। क्या मिलाना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। ठीक है, क्या? HCl। ठीक, विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? जब हम विलयन के रंग पर ध्यान देते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है भाई? आइए देखते हैं नीचे। ठीक है, देखो कह रहा है कि आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हरित। ठीक, तो कॉपर तो थोड़ा थोड़ा हरा कलर लगता है कॉपर का, है ना, थोड़ा थोड़ा हरा होता है, मगर HCl उसमें ऐड करने की वजह से नील हरित उसका जो विलयन का रंग है वो हो जाता है एवं कॉपर ऑक्साइड जो है वो घुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। किस कारण? कॉपर क्लोराइड। ठीक, CuCl हो गया, बन गया, जिस कारण इसका जो रंग है कैसा हो गया? नील हरित हो गया। राइट, कह रहा है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। धातु ऑक्साइड क्या? कॉपर, है ना, Cu था, राइट, प्लस HCl था, तो हमको क्या हुआ? प्राप्त हुआ ये लवण प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्राप्त हो रहा है। तो क्या है? कह रहा है कि अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। ठीक, एक बात आई ना समझ में? क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही, जहां क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हमको क्या प्राप्त हो रहा था? अभी हमको लवण और जल ही प्राप्त हो रहा था। इसी प्रकार यहाँ क्या है? किसी धातु से, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया कराई जा रही है, तब भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है? लवण एवं जल ही प्राप्त हो रहा है। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, धात्विक क्या है? क्योंकि यहाँ पे भी अम्ल HCl ही मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? ये अम्ल HCl। ठीक है, कॉपर के साथ में। और यहाँ क्या था? किसी क्षार एवं अम्ल का कोई तनु था। ठीक है, तो उसकी जगह यहाँ एक धातु ऑक्साइड रखा गया है। क्या? कॉपर। कॉपर को अगर हम HCl के साथ मिला रहे हैं तो लवण और जल मिल रहे हैं। ऐसे ही क्षारक और अम्ल की जगह हमने किसको मिलाया है? धातु ऑक्साइड को मिलाया है। ठीक है, अगर हम अम्ल और क्षार को मिलाते जिसमें HCl मिलाते तब भी हमको लवण और जल ही प्राप्त हो रहा था। अगर हम किसकी जगह, इसकी क्षार और अम्ल की जगह धातु ऑक्साइड को रख रहे हैं और फिर HCl से अभिक्रिया करा रहे हैं तब भी हमको लवण और जल ही प्राप्त हो रहा है। राइट, इतना है समझ बेटा? हाँ जी, देखो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि क्षारक के साथ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। ठीक, क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। क्योंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहा है? देखो दोबारा समझो, क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनके बीच कोई अभिक्रिया हुई है,
कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवक एवं जल बनाता है। ठीक है, क्या बना रहा है? नमक बना रहा है और जल बना रहा है, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके। तो क्या है कि क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। ठीक है, क्षारक और अम्ल भी क्या ही बना रहे थे? लवण और जल बना रहे थे। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड है उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है भाई? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। समझ गए ना? अधात्विक जो है कैसी होती है? उनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। राइट, आइए आगे चलते हैं। देखो ये कुछ प्रश्न है, इनको जब प्रश्न का सेशन लाया जाएगा, ठीक है, जब हम सेशन लाएंगे तो इन सभी को उसमें कराएंगे। अभी आप चैप्टर देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है। अब अम्ल और क्षार की समानताओं के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, क्या समानता है? देखो कह रहा है कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, है ना? कैसी? कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है ना? सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। हमने अभी पीछे देखा था क्या? हमने HCl का यूज देखा है ना? किस अम्ल को मिला रहे हैं हम? HCl को मिला रहे हैं, तो हाइड्रोजन है। राइट, है नहीं? तो यही बात ये कह रहा है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीलें लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। चलो रख दिया। ठीक है, अब क्या होता है? ये रहा कॉर्क। ठीक है, देखो कह रहा है कि कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। ये रहा एक कॉर्क है, ठीक है, 2 कीले हैं और बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट की। कितनी? 6 वोल्ट की बैटरी, और बैटरी के साथ एक बल्ब और एक स्विच के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दिया। क्या करना है? अब बीकर में थोड़ा तंतु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसमें ये HCl डाल दिया है, अम्ल है। राइट, और क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित करती है। ठीक है, करेंगे इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। अब इस क्रिया को किसमें है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराना है। आपने क्या परीक्षण किया? हम क्या देखते हैं भाई? देखो कह रहा है कि इन परीक्षणों को ग्लूकोज, अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब का प्रत्येक स्थिति में, क्या बल्ब प्रत्येक स्थिति में जलता है ना? यही तो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि अम्ल की स्थिति में, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में उधर दिखाया गया था, है ना? परंतु आप क्या देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। तो बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि यह विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्ल में धनात्मक तथा ऋणात्मक, जैसे HCl में Cl ऋणात्मक हो गया। ठीक है,
HNO3 में NO ऋणात्मक हो गया, CH3COOH में CH3COO ऋणात्मक हो गया, H2SO4 में SO2 ऋणात्मक हो जाएगा, राइट। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन हाइड्रोजन है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है, उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अम्ल में उपस्थित धनायन क्या है? अम्ल में उपस्थित धनायन है जो कि हाइड्रोजन है, और इसकी जो स्थिति वो कैसी है? पॉजिटिव आयन की है। कैसी है? पॉजिटिव आयन की। इससे हमको क्या पता चल रहा है? ये कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन, ठीक है, उत्पन्न कर रहा है तथा इसी कारण से गुणधर्म अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि जो अम्ल होते हैं ना वो पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। कैसे? पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। तो जो क्षार होते हैं वो नेगेटिव आवेश या नेगेटिव आयन, राइट। आइए देखते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप में परिणामों से आपको क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? आइए देखते हैं। ठीक है, देखो, कह रहे हैं जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, समझते हैं? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? इसकी जांच तो भाई करनी पड़ेगी। चलो करते हैं। कह रहा है कि एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl सोडियम क्लोराइड है ना लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। इसकी तरह एक सूखी परख नली ली और उसमें हमने क्या डाला? उसमें हमने NaCl डाल दिया, ठीक है। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, ठीक। आपने क्या देखा? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? आ रही है क्या? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। बिल्कुल, जब ये गैस की जांच किया रहा है तो गैस तो आ रही है, ये रही निकल के आ रही है, राइट। अब क्या कह रहा है कि इसकी एक तो सूखे और दूसरा नम नीले लिटमस पत्र के द्वारा जांच कीजिए। मतलब उस गैस पर नीला सूखा और एक गीला नम लिटमस पेपर रखना है। कह रहे किसी स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है, मतलब या तो सूखा हमें इस पर रखना है या फिर हल्का सा नम रखना है। तो कौन सी स्थिति में जो लिटमस है उसका रंग है जो वो परिवर्तित होता है? आइए देखते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बिल्कुल देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। देखो, कह रहा है शुष्क HCl गैस, दूसरा कह रहा है HCl विलयन, क्या हो सकता है दोनों में से, राइट। आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या निकला। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन, राइट, उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते, ठीक है। कब नहीं हो सकते? जल की अनुपस्थिति में। जब जल नहीं होगा तो HCl में से जो हाइड्रोजन आयन है वो अलग नहीं हो सकते, राइट। जैसे HCl है प्लस जल है तो क्या हो रहा है? हो रहा है H3 बन गया, वो पॉजिटिव हो गया और Cl अलग हो गया, राइट। तो हाइड्रोजन आयन अलग हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे जल था। अगर जल नहीं होता, कैसे? जल की अनुपस्थिति, अगर जल नहीं होता तो जो हाइड्रोजन आयन है वो पृथक नहीं होते। मतलब इससे H2O है, HCl है, तो यहां से HCl में से जो हाइड्रोजन है वो अलग नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव
हाइड्रोजन पॉजिटिव एक्वेटिक या हाइड्रोनियम आयन ये जो बनाया है, ठीक है, H3O पॉजिटिव से दर्शाना चाहिए। राइट, आया समझ में? जो हाइड्रोजन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, इसलिए इसको जल के साथ रहना पड़ता है, ऑक्सीजन साथ मिलकर के जल बनाना पड़ता है, और इसको हम क्या हाइड्रोजन आयन H हाइड्रोनियम आयन H3O से दर्शाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन प्लस जल, ठीक है, तो क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हाइड्रोनियम आयन। राइट, हमने देखा कि अम्ल जल में H3O अथवा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। ठीक है, हमने NaOH की एक सॉलिड फॉर्म में लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, ये जल में घोला, किसमें घोला, जल में। ठीक है, तो हमको क्या हुआ, जो सोडियम है वो हमको धनायन में मिला, जलीय रूप में। ठीक है, और ये OH हाइड्रोक्साइड है वो हमको ऋणायन, ठीक है, में मिला, जलीय विलयन में। ऐसे हमने क्या किया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ घोला। ठीक है, पोटेशियम हमको अलग मिला पॉजिटिव आयन के साथ, हाइड्रोक्साइड हमको नेगेटिव आयन के साथ में मिला। ठीक, आइए अगली प्रक्रिया, ये MgOH की होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो हमने जल के साथ में घोला, तो हमको मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन में लिक्विड फॉर्म में मिला, सॉरी एक्वेटिक फॉर्म में मिला, और जो हाइड्रोक्साइड था वो हमको नेगेटिव आयन के साथ में प्राप्त हुआ। ठीक है, इससे क्या प्रतीत होता है कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार किसको कहते हैं, जो जल में घुलनशील क्या है, क्षारक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और हमको इन अभिक्रियाओं से क्या प्राप्त हुआ, क्या समझ में आया हमारी, कह रहा है कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड कैसे नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। इसलिए हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, सब क्षारक प्राप्त हो रहे हैं जो OH वाले हैं। राइट, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वाले हैं वो सब हमको क्या प्राप्त हो रहे हैं, अम्ल प्राप्त हो रहे हैं। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, ये कह रहे हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, सभी क्षारक क्या नहीं होते, जल में नहीं घुल पाते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार किसको कहते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं सिर्फ उन्हीं को क्षार कहते हैं। ठीक है, और जो जल में नहीं घुलते उनको क्षार नहीं कह सकते। इनका स्पर्श साबुन की तरह, स्वाद कड़वा तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इसे छूने से कैसा, साबुन की तरह हल्का सा चिकना, है ना, महसूस होता है। इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, और इनकी प्रकृति क्षारक होती है। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति ये दिखाते हैं। कह रहा है कि इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अगर हम इसको छू लेंगे या फिर चख लेंगे तो ये हमारे शरीर को क्या कर देंगे, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। राइट, हाँ, आगे देखो, कह रहे हैं अब तक हम जानते हैं कि सभी अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन तथा सभी क्षारक हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अम्ल और क्षार लवण या जल बनाते हैं। जो पॉजिटिव आयन वाले होते हैं अम्ल होते हैं, और जो नेगेटिव आयन वाले होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड, दोनों वो क्या बनाएंगे, H2O जल बनाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको जल
मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अम्ल या क्षार में से जल मिलाने पर क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अभिक्रिया में 2.10 में। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बीकर में 10 ml जल लेना है। क्या लेना, एक बीकर में 10 ml जल लेना है। इसमें कुछ बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालनी है और बीकर को धीरे धीरे घुमाना। क्या करना है, बीकर धीरे धीरे घुमाना है। ठीक है, अब कह रहा है कि बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। आधार क्या होता है, नीचे का तल। आधार को स्पर्श कर रहे हैं, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया है, तापमान के परिवर्तन की बात कर रहा है। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया है, यह क्रिया क्या ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी है। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने परीक्षण को लिखिए। ठीक है, आइए देखते हैं फिर ये क्या है या नहीं है। राइट, चलो देखो, ये कह रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक, अम्ल या क्षारक अगर जल में घुल रहा है उस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम जल में सल्फ्यूरिक अम्ल ये या नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो क्या करता है भाई, जब हम डाल रहे हैं तो एक साथ ऊपर आ सकता है ना। जब हम डाल रहे हैं तो रिएक्ट करके जल के साथ एक साथ ऊपर आ सकता है और हमारे हाथों पे या हमारे चेहरे पर एक साथ आके लग सकता है। इससे हमारे चेहरे या हाथों को या हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, जल सकता है। राइट, आइए देखते हैं। कह रहा है अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण, जहां पे हम प्रयोग कर रहे हैं अगर वहां पे ताप ज्यादा है ना, ताप क्या है, ऊष्मा ज्यादा है, तो उसके कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। मान लीजिए हम किसी परख नली या कोई बीकर वगैरह को क्या कर रहे हैं, इस प्रयोग में यूज कर रहे हैं, तो अधिक ताप की वजह से वो भी टूट सकता है ना। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी चिन्हित होती है, उस पर चेतावनी लिखी होती है कि इसको हिलाए नहीं, कैसे रखना है, कहाँ रखना है। ठीक है, उस तरह की चेतावनी इनमें लिखी हुई होती है। क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, ठीक है, किसमें, H3O पॉजिटिव या हाइड्रोक्साइड नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई उसके आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तनुकरण, और अम्ल या क्षारक को क्या कहते हैं, तनुकृत, जिनके द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, जब हम प्रश्न का सेशन लाएंगे तब कराएंगे। राइट, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल हो सकते हैं या होते हैं, देखते हैं। देखो, कह रहा है कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल, कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने हाइड्रोजन और आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्वेश्चन है, क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए
एक स्केल, ठीक है, विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल बोलते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, भी बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। इस पीएच में पी सूचक है, पी फॉर पुसान, पुसांस, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शक्ति, जो मैंने लिखा है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता को व्यक्त करता है ना, क्षारकता को दर्शाता है या व्यक्त करता है, राइट। देखो समझते हैं, कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, है ना। हाइड्रोनियम की जो सांद्रता है जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, ठीक। देखो किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा, ठीक है। 7 शुद्ध जल का होता है, किसका होता है? 7 पीएच होता है जल का, ठीक है, 7 पीएच मान। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा, एवं यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो विलयन में हाइड्रोक्साइड, ठीक है, की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात जब क्षार की शक्ति बढ़ रही है, सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है ना। क्या किया जाता है? अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखो ये यहाँ 0 है, 7 है, राइट, और यहाँ 14 है, तो यहाँ 6 होगा 7 से पहले। 0 से 6 के बीच के पीएच, ठीक है, क्या कहलाएंगे? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? अम्लीय प्रकृति के। 7वां जो है वो उदासीन होता है, जो कि जल होता है ना। कैसे होता है? उदासीन, न ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ठीक है। और 8 से 14 तक की जो प्रवृत्ति है वो क्षारकता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? क्षारकता को, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में हमको क्या करना है? इनका जो विलयन है इनमें पीएच का पात्र, पीएच का मान और इसकी प्रकृति लिखनी है, राइट। देखो कह रहा है कि दी गई सारणी के विलयन के पीएच मानों की जांच कीजिए अथवा प्रेक्षणों को लिखिए। आइए नीचे देखो क्या कह रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि 0 से 2, 0 से 1 के बीच में जो है, ठीक है, वो रस होगा, लार में बनता है, ठीक। 2.2 के आसपास नींबू, शुद्ध जल का 7 और रक्त का 7.4, राइट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का होता है 14, ठीक। तो यहां तक क्या है? ठीक है, ये होंगे अम्ल, क्या होंगे? अम्ल, ठीक है। और ये होंगे उदासीन, ठीक है। और 8 से 14 तक ये होंगे क्षारक। पीएच आया समझ में? आगे देखिए, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः पॉजिटिव आयन तथा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन तथा हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर बिलियन लेते हैं तो यह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अधिक संख्या में अगर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या? देखो, जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, आयन उत्पन्न करते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? उन अम्लों को प्रबल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, क्या? प्रबल अम्ल। जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल कैसे कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, है ना। जहां ज्यादा हाइड्रोजन उत्पन्न हो रहे तो प्रबल है ना, ठीक ठाक है, मजबूत है। और जहां आयन हो रहे भाई, उनको क्या बोलेंगे हम? दुर्बल, कमजोर अम्ल। राइट? क्या आप बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? चलिए देखते हैं, है ना। देखो, जीवन में पीएच का क्या महत्व है? क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? देखते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा हो जाती है। कैसी वर्षा? अम्लीय वर्षा हो जाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन होती है। ठीक है भाई, जब जल का पीएच मान किससे 5.6 से कम हो जाएगा तो वो जो वर्षा का पानी है वो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और जब अम्लीय वर्षा का पानी हो जाएगा तो वो नदी में, नहरों में और जितने भी जलाशय वगैरह हैं, जहां जहां भी मिलेगा वहां वहां जीवों के लिए क्या होगा? खतरा उत्पन्न करेगा। ठीक, क्योंकि जल कैसा होता है? जल होता है उदासीन पीएच पर। ठीक है, जब उसमें अम्लता बढ़ जाएगी तो क्या करेगा भाई? जब अम्लता बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। राइट? देखते हैं। देखो, कह रहा है कि दूसरे ग्रहों से अम्ल पदार्थ। ठीक, कह रहा है शुक्र क्या है? शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? भाई सबसे गर्म है, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, फिर भी अगर फ्यूचर में कभी होता है तो वैज्ञानिक ही जाने। चलो, कह रहा है कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या हो सकता है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। इसकी विशिष्ट पीएच परास की किसके लिए? अच्छी उपज के लिए। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित करनी होगी। ठीक है, फिर उनके पीएच की जांच करनी होगी और कह रहा है कि इस बात का ध्यान देना होगा कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। ठीक है, क्या? जहां से हम मिट्टी ले रहे हैं तो वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। ठीक, इससे ये प्रतीत होगा या ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस मिट्टी में इस तरह के पौधे अधिक उत्पन्न हो सकते हैं। राइट? आइए देखते हैं क्रियाकलाप। देखो, कह रहा है कि एक परखनली में लगभग 2 ग्राम, कितना? एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी। राइट? क्या? देखो, एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 ml जल मिलाइए। क्या करना? एक परखनली लेनी, उसमें 2 ग्राम मिट्टी रखनी जहां से हमने नमूने उठाए हैं उसमें से, और उसमें 5 ml जल मिलाना है। राइट? परखनली की सामग्री को हिलाइए। क्या सामग्री हो गई? मिट्टी हो गई और 5 ml जल हो गया। राइट? तो हमें क्या करना है? इसको हमें हिलाना है। राइट? क्या करना है? हिलाना है। ठीक, कह रहा है कि सामग्रियों को छानिए एवं परखनली में निस्यंद एकत्रित कीजिए। उन सामग्रियों को क्या करना है? हमको छानना है और उसमें प्राप्त निस्यंद को एकत्रित करना है। राइट? कह रहा है कि सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद के पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच से संबंध में
आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आइए देखते हैं क्या निष्कर्ष हमने निकाला था। राइट, देखो आगे है ये हमारे पाचन तंत्र के पीएच। राइट, कह रहे थे हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या होगा? किसका? हमारे पाचन तंत्र का पीएच। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा जो उदर है वो HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या करता है? उदर को हानि नहीं पहुंचाता है और हमारे भोजन में पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में HCl उत्पन्न करता है। अत्यधिक मात्रा में अपच मतलब एसिडिटी जब होती है तो क्या होता है? हमारा जो लीवर है, ठीक, जहां HCl उत्पन्न हो रहा है, ठीक, वहां क्या होता है? अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। किसका? दर्द एवं जलन। अगर आप लोगों को कभी एसिडिटी हुई है तो आपने फील किया होगा कि हमारे यहाँ पर जलन होती है और हमारे इस जो विंड पाइप होता है, मतलब जो भोजन वाली नली होती है, नलिका, उसमें भी जलन होती रहती है और पेट में दर्द होता है। ठीक है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, क्या? एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अब क्षारकों का उपयोग क्यों? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब एसिड और बेस है ना, मतलब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं? बेअसर कर देते हैं, है ना, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या है कि जब हमें क्या हुआ है? जलन हुई है, दर्द हुआ है, इस कारण हुआ है क्योंकि अपच हो रही है, एसिडिटी हो रही है हमारे पेट में। ठीक, तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमें एंटासिड लेना है। तो क्या है? एंटासिड एक क्षारक है जिसका उपयोग हमको करना है। ठीक, अब इसका उपयोग करने से क्या होगा? हमारे अंदर जो एसिडिटी बनी हुई है, जो अम्लता हुई है, अम्ल की मात्रा ज्यादा हुई है, वो खत्म हो जाएगी और हम नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। राइट, देखो कह रहे हैं कि इस अध्याय के आरंभ में ही एक उपचार आपने अवश्य सुना होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। क्या करता है? अम्ल की अधिक मात्रा, ठीक है, को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग भी किया जा सकता है। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दुर्बल क्षारक है। ठीक है, इसका यूज करने पर भी हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। राइट, देखो कह रहा है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पीएच परिवर्तन में दंत क्षय। देखो, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय मतलब गिर जाना या खराब हो जाना। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसको कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप भी कहते हैं, से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है ना। एनेमल कैसा है? शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप से बना हुआ होता है। यह जल में नहीं घुलता, है ना। हमारे जो दांत की ऊपर की जो परत होती है एनेमल, वो जल में नहीं घुलती, क्योंकि ये किसी कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल रूप की बनी हुई होती है और कैसी होती है? कठोर होती है। ठीक है, लेकिन मुंह के शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? जब मुंह में थोड़ा बहुत भी फंसा हुआ रह जाता है कहीं ना कहीं हमारा भोजन, तो उसका निम्नीकरण, उसको धीरे 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 खाते हैं और अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
भोजन तो मुंह साफ हो जाएगा, इससे बच जाएंगे। अन्यथा ये धीरे 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 एनामल वाले पार्ट को भी खराब कर देगा और जिससे हमारे दांतों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है ना। मुंह की सफाई के लिए किसका, क्षारकीय दंत मंजन लेना चाहिए, जिससे क्या है अम्ल की जो ये उत्पन्नता है, अम्ल क्या है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जिससे बैक्टीरिया मर जाएंगे या बैक्टीरिया उत्पन्न ही नहीं होंगे और हमारे दांत बिल्कुल सेफ। अगर हमारे मुंह के अंदर अम्ल बढ़ रहा है जिससे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो हमारे दांतों को प्रॉब्लम होगी। अब उससे बचने के लिए, अच्छा ये अम्ल कब बढ़ेगा, जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा। ठीक है। अब इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, रेगुलर मुंह की सफाई करनी है, कब, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। राइट। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अम्ल बन रहा है आपके मुंह के अंदर या दांतों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मुंह साफ करने के लिए क्या, क्षारकीय दंत मंजन लेना है, जो क्या है एसिडिक जो हमारे अंदर बनी हुई है अम्लता उसको कम करता है ना, उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। ठीक। जिससे क्या होगा, हम बच सकते हैं और हमारे दंत क्षय रोग हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक। आगे है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों से आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? बिल्कुल मारा होगा भाई, कई लोगों को मधुमक्खियां डंक मार देती हैं, मुझे भी एक बार मारा था। और ततैया भी होते हैं, है ना, चलते फिरते जैसे हम घूम रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं, तब भी ततैया हमको क्या करते हैं, डंक मार जाते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, क्या करता है, एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। बिल्कुल होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। क्या मिलता है भाई, डंक मारे गए जगह पर क्या करना है हमको, बेकिंग सोडा लगाना है, जो कि एक दुर्बल क्षारक है। कैसा है, दुर्बल क्षारक। पीछे पूछा गया था ना कि क्या आप दुर्बल क्षारक बता सकते हैं, तो बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारक का उदाहरण है। राइट। तो इसको अगर हम कहा, जहां पर मधुमक्खी ने डंक मारा है वहां पर अगर हम रगड़ते हैं, है ना, या चींटियां कई बार डंक मार जाती हैं, वहां पर रगड़ते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे उस जगह पर होने वाले दर्द को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इस डंक से क्या निकलता है, इस डंक से निकलता है अम्ल। क्या, अम्ल निकलता है एक तरह का। ठीक है। और उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हमको किसी क्षारक की जरूरत पड़ती है। ठीक। इसलिए हम वहां पे बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, तो इस अम्ल के प्रभाव को, जो कि मधुमक्खी या चींटी के डंक द्वारा छोड़ा गया, उसको कम करता है। ठीक है। नेटल के डंक, एक कीड़ा होता है, वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। ठीक है। जहां भी अम्ल छोड़ेंगे वहां पर आप कोई दुर्बल क्षारक रगड़ दो, जिसके कारण क्या होता है, वो अम्लता को खत्म कर देता है या हमको उस जलन या दर्द से राहत मिलती है। राइट। आइए आगे देखते हैं। देखो, कह रहा है कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। बिल्कुल। नेटल एक शाकीय पादप है। क्या है, शाकीय पादप, जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। ठीक है। हम कई बार उसको कीड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है, एक शाकीय पादप होता है जिसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, ये जो है। ठीक। ये डंकनुमा होते हैं, बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, किसका स्राव होता है, नेटल की पत्तियों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। ठीक है। जिसके कारण हमें दर्द महसूस हो सकता है। क्या, दर्द महसूस हो सकता है।
ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। हाँ, जहां नेटल होगा वहीं डॉक नाम का पौधा आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? क्या अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों आपको क्या करना है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम गलती से नेटल पौधे को छू रहे हैं तो हम वहीं आसपास कहीं क्या देखेंगे? हम देखेंगे डॉग का पौधा। क्या देखेंगे? डॉग का पौधा। और उसकी पत्तियां तोड़कर उस जगह पर लगाएंगे। कहां? जहां पर नेटल की पत्तियों ने हमको छुआ था, राइट? या हमने नेटल की पत्तियों के द्वारा अपना कोई भी शरीर का अंग छुआ है, उस जगह पर जलन हो रही है, उस जलन की जगह पर हम क्या लगाएंगे? डॉग पौधे की पत्तियों को रगड़ेंगे, जिससे किसका? नेटल के पौधे का जो डंक है उसका प्रभाव कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, राइट? आइए आगे चलते हैं। देखो, ये एक सारिणी है, ठीक है? इसमें प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं जैसे सिरका, और इधर अम्ल दे रखे हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल मिलता है, ठीक है? संतरे में सिट्रिक अम्ल मिलता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, मिलता है। इसी प्रकार जो खट्टा दूध हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? दही, उसमें क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, क्योंकि ये लगभग नींबू और संतरा एक ही प्रजाति से रिलेटेड है, ठीक है? चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल मिलेगा भाई, और नेटल का जो डंक है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था उसमें भी मैथेनोइक अम्ल मिलता है, ठीक है? इस मैथेनोइक अम्ल को कम करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? हमको जरूरत पड़ती है इस डॉग के पौधे की। इस डॉग के पौधे की पत्तियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है? जिसके कारण उसकी अम्लता कम हो जाती है और हमें दर्द नहीं होता, राइट? आइए आगे देखते हैं। अभी ये प्रश्न है, जब हम एक सेशन लाएंगे प्रश्न का तब इनको आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? आइए जो आगे देखते हैं कि लवण के संबंध में अधिक जानकारी क्या है। पिछले भाग में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुण, धर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है? लवण परिवार। क्या है? लवण परिवार, राइट? अब लवण परिवार है क्या? क्रियाकलाप 2 कैल्शियम सल्फेट, और ये जितने भी है कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोरीन, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है? ये रासायनिक लवण है, ठीक है? सॉरी, लवण है, इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए। उनमें से किसकी? अम्ल और क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl, ठीक है, Na2SO4, ठीक है? सोडियम लवण है, किसका? सोडियम, ठीक, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार का है। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? ठीक है, इन सब का नाम लिखना है और हमको फिर उसका इनकी तरह, जैसे NaCl ये सोडियम हो गया, ये भी सोडियम हो गया, तो ये सोडियम के परिवार का हो गया, राइट? और इसमें क्या है? इसमें सोडियम है, ठीक है, तो इसमें पोटेशियम है, तो ये क्लोराइड और क्लोराइड कॉमन है, तो क्लोराइड परिवार का हो गया, ठीक है? आइए समझते हैं आगे। तो आपको इनमें क्या देखना है? दोनों में चीज कॉमन देखनी है। देखो, मैंने अभी बताया था NaCl में Na कॉमन है, राइट? ठीक है बच्चों, आया समझ में? क्या आया? देखो, NaCl क्या है? NaCl, ठीक, और NaSO4, तो इसमें क्या चीज कॉमन है? सोडियम, है ना? सोडियम, तो ये किस परिवार का हो जाएगा? सोडियम लवक के परिवार का हो जाएगा, लवण के परिवार का, ठीक है? आगे है ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है?
और पोटेशियम क्लोराइड। इसमें क्या चीज कॉमन है? इसमें क्लोराइड कॉमन है, तो ये क्लोराइड लवण के परिवार का हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमको करना है, इन सब के नाम लिखने हैं और उसमें कॉमन चीज देखनी है, वह उसी परिवार का होगा। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे लवणों का पीएच मान क्या है? लवणों का पीएच मान। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्रित कीजिए। ये है, ठीक, ये जितने नाम दिए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। अब इन सबको क्या करना है? इनके नमूने एकत्रित करने हैं। उनको जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। आश्रित जल जो होता है ना, जैसे बारिश का पानी, उसका उपयोग करना है और इसकी क्या करनी है? विलेयता की जांच करनी है कि विलेय है या नहीं है। आगे एक लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं पीएच पेपर का उपयोग कर इनके पीएच के मान पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन है? बिल्कुल ठीक है। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक की पहचान कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी में लिखिए, जो ये सारणी दे रखी है। ठीक, इसको प्रयोग करते हैं और देखते हैं। देखो कह रहा है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच मान क्या होंगे? 7 होते हैं तथा ये उदासीन होते हैं। बिल्कुल। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 से कम होते हैं, है ना। जब अम्ल प्रबल होगा तो इसमें क्या है? अम्लता ज्यादा मिलेगी, और जहां अम्लता मिलेगी वहां पीएच 7 से कम होता है। आपको मैंने पीछे बताया था, जहां अम्लता ज्यादा होगी वहां पीएच कम होगा 7 से। ठीक है, तथा ये अम्लीय होगा, है ना। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल की लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होगा। ये चीज ही मैंने बताई थी कि जहां क्षारक कैसे होंगे? प्रबल होंगे और अम्ल दुर्बल होंगे, तो वहां क्षारक की मात्रा में पीएच अधिक होता है, इसलिए इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा। ठीक है, तथा ये कैसे होंगे? क्षारकीय होंगे। अब है साधारण नमक से रसायन। राइट, देखो कह रहा है कि क्या आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बिल्कुल, क्या? हाइड्रोक्लोरिक HCl, है ना। और इसमें क्या मिलाना हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इससे क्या होगा? NaCl उत्पन्न होगा। इसी लवण का हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। सॉरी, ये नहीं लिखा है, हाँ NaCl है ना, NaCl। इस लवण का हम क्या करते हैं? अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। कैसा है? उदासीन लवण। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों को सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। इन लवणों में से क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड को अलग करते हैं। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के या क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। आपने देखा होगा दुकानों पे भी मिलता है, ऐसे मोटे मोटे तिक्कड़ होते हैं, हल्का सा भूरे रंग का होता है। ठीक है, जिसे हम कई बार काला नमक या सेंधा नमक भी कहते हैं। राइट, यह खनिज नमक तब बनते हैं जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। बिल्कुल होता है ना, जमीन के अंदर से खोद के निकाले जाते हैं। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, है ना, और दांडी तक यात्रा भी करी थी। ठीक है, आइए कह रहा है कि साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। कैसे? इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजन चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए
किया जाता है ना? कैसे किया जाता है? देखो, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड के विलयन से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उससे हमको क्या उत्पन्न होगा? वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखो, ये सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है, क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। ठीक है, देखो समझते हैं चित्र से। ठीक, देखो Cl कहाँ उत्पन्न हो रही है? एनोड पर। ठीक है, हाइड्रोजन कैथोड की साइड। ठीक, अब ये क्या है? नमक का घोल है। क्या है? नमक का घोल भाई। धातुओं के ग्रीज हटाने के इसका उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए भी कृत्रिम फाइबर का इसका यूज किया जाता है। राइट, क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं ये। आगे देखते हैं। आगे है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किसका? क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए। ठीक है, कैसे? शुष्क बजा हुआ चूना, ये उस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बजा हुआ चूना, उस पर क्लोरीन की क्रिया अगर हम कराते हैं तो विरंजक चूर्ण हमको प्राप्त होता है। और क्या? देखो, हमको विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर जिसे हम बोलते हैं ना, ये प्राप्त हो रहा है। राइट, जल, अरे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किस किस यूज में आता है? आइए समझते हैं। देखो, विरंजक चूर्ण वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका यूज होता है। राइट, दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तीसरा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जब पशुओं, जैसे गौशाला में गाय हैं, उनके जो पीने के पानी का जो स्थान है उसको हम क्या कर देते हैं? पोत देते हैं। ठीक है, तो ये उसमें भी यूज होता है। अब है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। देखो, कह रहे थे बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग, ठीक है, रसोई घर में तो होता ही होता है, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। ठीक है, इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। कैसे? सोडियम क्लोराइड
जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, इन तीनों का हम मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच के मान की जांच की? नहीं। क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों एक अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऊष्मा पर हम देखते हैं तो क्या गर्म करने पर ये अभिक्रिया होगी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बने। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आगे है बेकिंग सोडा का उपयोग। किसका? बेकिंग सोडा का उपयोग। देखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल है। कैसे? मंद खाद्य अम्ल है। इनका जो मिश्रण क्या है? एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, जो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक मंद खाद्य अम्ल है, खाने योग्य अम्ल है। ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, किसी अम्ल से क्या कर सकते हैं हम, इसकी क्रिया कराते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड तथा अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। इस अभिक्रिया इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। है ना, आपने देखा केक बिल्कुल मुलायम और स्पंजी होता है। ऐसी आपने बर्गर वाली जो वो पाव रोटी जो होती है बर्गर की तरह की, या पाव देखा होगा, वो सब स्पंजी हो जाते हैं। किससे? इस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी को क्या किया जाता है, उसमें खमीर उठाया जाता है। ठीक है, और ये मुलायम और स्पंजी हो जाती है। ठीक, आगे कह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। बिल्कुल, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है ना, जहां आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब है धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा। आइए समझते हैं इसको भी। देखो Na2CO3 इंटू 10H2O धोने के सोडे का सूत्र है। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। कैसा है? क्षारकीय लवण। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 ऐड करते हैं, हमको क्या मिलता है? धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। आइए 10H2O क्या दर्शाता है? क्या है? Na2CO3। ठीक है, को आर्द्र बनाता है। हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं अभी क्या है। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। ठीक,
समझते हैं धोने के सोडे के उपयोग क्या क्या है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। जहां कांच का उद्योग होगा, जहां साबुन का उद्योग होगा और जहां कागज का उद्योग होगा, राइट, उनमें इसका उपयोग होता है। कह रहा है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन, बोरेक्स से सोडियम यौगिक है, इसके उत्पादन में किसका, धोने के जो सोडा है उसका यूज होता है। ठीक है, अगला कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कठोरता स्थिर है तो उसको भी हटाने के लिए इसका क्या होता है, उपयोग होता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? आइए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क पथनक नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? पथनक नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं? ये कहां से आई? बिल्कुल, गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। अब आप क्या देखते हैं, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? आइए देखते हैं। देखो, शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं, इसको क्रिस्टल को, तो यह पहले क्या था, क्रिस्टल को हमने गर्म किया तो जल वाष्पित हो गया और अलग हो गया। ठीक है, और यहाँ जो ये था, है ना, इसका रंग कैसा हो गया, श्वेत हो गया। अब हमने दोबारा था, नीला था और वो दोबारा से वापस आ गया। ठीक, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, राइट। कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र 2SO4 इंटू 5H2O है। क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3 इंटू 10H2O का अणु सांद्र है या नहीं? बिल्कुल, देखते हैं। देखो, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O है। अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, कह रहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, है ना। आपने देखा ना, डॉक्टर किसी का हाथ पाथ या किसी का पैर या कोई भी अंग जहां से हड्डी टूट जाती है या थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, उसको स्थिर करने के लिए इस POP का यूज करते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, एक तो ये इसमें, ठीक, अगर इसमें हम दोबारा से करेंगे जल मिला के, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल मिलाया, क्या मिलाया, जल मिलाया, कितना, 2/3। ठीक, अब हमको क्या मिला, जिप्सम मिला। क्या मिला, जिप्सम मिला। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। जिप्सम बन जाता है, वो जिप्सम क्या होता है, कठोर और ठोस पदार्थ होता है। ठीक,
ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में भी किया जाता है। किसमें? देखो कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट के सामान एवं ठीक है। आपने देखा होगा घरों में POP से सीलिंग्स वगैरह बनाई जाती है ना, बनाई जाती है ना। हाँ, तो सजावट और चिकना बनाने में के लिए किया जाता है। पता करें कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? बिल्कुल पता करेंगे जब सेशन आएगा, है ना, क्वेश्चन करेंगे। देखो ये चैप्टर होता भी खत्म, राइट। आगे देख लेते हैं कुछ है क्या, नहीं है। ठीक, अभ्यास प्रश्न आ गए इस चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये जो प्रश्न है इनको हम कब, जब एक प्रश्न वाला सेशन लाएंगे तब हम इनको आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।